गद्य शिक्षण श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम समकालीन कथाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि और उनकी कहानी खानाबदोश पर चर्चा करेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि की यह कहानी खानाबदोश एनसीईआरटी की कक्षा 11 की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित है। कहानी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए विषय विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर सूरज बहादुर थापा। प्रोफेसर सूरज बहादुर थापा लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा साहित्य के प्राचार्य हैं। भाषा साहित्य शिक्षण उनकी गहरी रुचि का क्षेत्र है। उनसे चर्चा कर रही हैं प्रोफेसर प्रीति सागर। प्रोफेसर प्रीति सागर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में भाषा साहित्य की प्राचार्य हैं। भाषा साहित्य शिक्षण उनकी गहरी रुचि का क्षेत्र है। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। साथियों नमस्कार। आज हम हिंदी के मूर्धन्य दलित साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी खानाबदोश पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रोफेसर सूरज बहादुर थापा। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सर, इस कहानी के बारे में, खानाबदोश के बारे में हम लोग चर्चा करें उससे पहले बहुत अच्छा होगा कि आप थोड़ा सा वाल्मीकि जी का परिचय दे दीजिए ताकि रचना के साथ थोड़ा सामंजस्य हो सके। ओम प्रकाश वाल्मीकि उन कम साहित्यकारों में हैं जिन्होंने समकालीन साहित्य में बहुत अपना अमिट प्रभाव छोड़ा है। उन्हें एक शीर्षस्थ दलित साहित्यकार के रूप में प्रसिद्धि मिली है, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह के वाद के घेरे को तोड़ते हुए एक उच्च मानवतावादी साहित्य की रचना की है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कविता लिखते हैं, वे कहानीकार भी हैं, उन्होंने आत्मकथाएं भी लिखी हैं और आलोचना के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना एक मुकाम तय किया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जो काव्य संग्रह लिखा है जिसको बहुत प्रसिद्धि मिली है, उसमें सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने जो आत्मकथा लिखी है जूठन, इससे उनको केवल हिंदी में ही नहीं बल्कि वैश्विक साहित्य में भी एक प्रसिद्धि मिली, एक पहचान मिली है। इसके अलावा उन्होंने कहानियाँ बहुत अच्छी लिखी हैं और आज हम उनकी ही एक कहानी पर चर्चा करेंगे। उनके कहानी संग्रह घुसपैठिए और सलाम ये प्रसिद्ध हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जैसी एक बहुत उच्च कोटि की आलोचनात्मक कृति का निर्माण किया है। वे हिंदी साहित्य में अपना बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं और उन्होंने हिंदी साहित्य को 21वीं सदी में एक नई दिशा प्रदान की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। यानी कि कहानी, कविता, आलोचना सभी क्षेत्रों में वाल्मीकि जी ने अपने नए प्रतिमान स्थापित किए। जी बिल्कुल। ये जो कहानी है सर खानाबदोश, इसमें एक हम ये जानना चाहते हैं कि खानाबदोश का क्या मतलब है और वाल्मीकि जी ने इस कहानी के शीर्षक के रूप में इस शब्द का चयन क्यों किया? देखिए, खानाबदोश का एक सामान्य अर्थ है ऐसे लोग जिनका कोई स्थायी पता और निवास ना हो। जी। वे भटकते हैं, वे एक जगह एकत्रित होकर के रहते नहीं हैं। भटकना और उपेक्षित होना ही उनकी नियति है। लेकिन यहाँ खानाबदोश कहानी में जो उन्होंने चित्रित किया है उसका एक विशेष उद्देश्य है। जी। कहा जाता है कि लोग एक स्वतः खानाबदोश होते हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था भी लोगों को खानाबदोश बना देती हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का यही जोर है, यही दिखाना चाहते हैं वो कि सामाजिक व्यवस्था और शोषण का चक्र ऐसा है कि लोग खानाबदोश होने पर मजबूर हैं, विवश हैं, अपनी मूल स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। जी। जैसे कि इस कहानी की जो मुख्य, इस कहानी के आगे के पक्षों पर जो हम चर्चा करें उससे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस कहानी की मूल संवेदना या मूल भाव उस पर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। जी, मैं वही आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था कि ये इसके जो मुख्य पात्र हैं सुकिया और मानो, ये दोनों पति पत्नी हैं। ये गांव में जहाँ पहले रहते थे वहाँ भी ये सर्वहारा थे
और इन पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि दो तरह की मार थी। जी। एक तो गरीब और सर्वहारा होने का, दूसरा दलित होने का। जो हमारे भारतीय ग्रामीण व्यवस्था में जीवन का ढर्रा है, उस जीवन के ढर्रे पर ये दोहरे स्तर पर उनका शोषण होता है। कहानीकार उस शोषण को, उससे ऐसे लोग जो जाति और पूंजी दोनों की ही व्यवस्था से पिस रहे होते हैं, उनके जीवन के कष्ट क्या हैं, संघर्ष क्या हैं, वे कितने प्रताड़ित होते हैं, उपेक्षित होते हैं, इतना कि उनको अपना घर छोड़ देना पड़ता है और वे भटकते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो वह सामाजिक व्यवस्था जो अपने नागरिकों को एक स्थायी स्थान नहीं दे सकती है, भटकने को जहाँ नागरिक अभिशप्त हैं, इसकी पीड़ा को और संवेदना को मुख्य रूप से इस कहानी में जी दर्शाया गया है। तो जैसा कि आपने बताया कि इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण पात्र हैं, सुकिया और मानो, जो पति पत्नी हैं और अपनी आजीविका के लिए या कहें जीवन यापन के लिए उन्हें गांव से पलायन करना पड़ता है, गांव छोड़ना पड़ता है। तो जब वो शहर में आते हैं और एक नए काम में अपना हाथ डालते हैं, तो वहाँ रहकर उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इन दो पात्रों के माध्यम से कहानीकार क्या दर्शाना चाहता है? मैंने जैसा कि आपको इंगित किया था कि सुकिया और मानो दोहरी चक्की में पिस रहे हैं जी। एक तो जातिवाद की चक्की है, दूसरे गरीबी की चक्की है। उनका आर्थिक शोषण भी होता है और सामाजिक शोषण भी होता है। वे गांव में इसी समस्या से प्रताड़ित थे, इसीलिए उनको एक नए मुकाम की तलाश के लिए अपना गांव छोड़ना पड़ता है। वे चाहते थे कि उनके जीवन की एक नई दिशा खुल जाए, उनको एक नया रास्ता मिल जाएगा, उनको एक सहूलियत मिलेगी। लेकिन गांव छोड़ करके वो जब ईंट के भट्टे पर शहर में काम करने आते हैं, तो वहाँ भी वही स्थिति का सामना उनको करना पड़ता है। वहाँ जो भट्टे का मालिक है सूबे सिंह, वो सूबे सिंह उनको जीने नहीं देता है। वह उसकी पत्नी यानी कि मानो से कुछ अलग तरह की अशिष्ट अपेक्षाएं रखता है, जिसकी पूर्ति ना होने पर वह उसे बार बार सताता है। दूसरे, जब उसका साथ देने के लिए कोई दूसरी जाति का व्यक्ति उसके सामने आता है, तो उसे भी वह मारता पीटता है, प्रताड़ित करता है। यानी कि उसकी सहायता में जो भी आते हैं उसके साथ अत्याचार किया जाता है, जिससे वो फिर अकेले पड़ जाते हैं। तो वो अकेले गांव में भी थे और शहर पर आने पर भी अकेले हो जाते हैं। समाज उसका साथ नहीं देता है कि वह अपनी विपरीत परिस्थिति से उभर करके कोई नया जीवन का मुकाम तय करें, एक अपने जीवन को अच्छी दशा में ला सकें। तो यही विडंबना और त्रासदी है जो हमें फिर इस कहानी में देखने को मिलती है यहाँ। लेकिन जब सुकिया और मानो ईंट के भट्टे पर काम करते हैं, तो वहाँ उनके मन में भी नई नई इच्छाएं जागती हैं कि हम आगे जाके भविष्य में अपना घर बनाएंगे। उसके अलावा कहानीकार ने एक जो मजदूरों का जीवन होता है उसका चित्रण किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, हमारे यहाँ जो गरीब होते हैं जी, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनके जो सपने हैं वे सपने कुछ ऐसे नहीं हैं कि वो दुनिया की सीमा को लांघ करके कुछ बहुत विशिष्ट सी चाह रखते हों। उनके जो सपने होते हैं वो उनकी अपनी बुनियादी आवश्यकताओं से ही पैदा हुए होते हैं। जैसे मानो के मन में यह था कि काश इतनी सुंदर लाल लाल ईंट हैं तो उसका इन ईंटों का एक मकान होता। ठीक वैसे ही आप देखिए, जैसे गोदान में होरी एक सामान्य किसान है जी, बहुत बड़ा जमींदार या राजा नहीं है, उसकी कौन सी बड़ी इच्छा थी? एक किसान है तो उसकी इच्छा थी कि उसके द्वार पर एक पछाही गाय हो। ठीक ऐसा ही सपना सुकिया के और मानो के मन में है कि उनका एक घर बने। लेकिन हम देखते हैं कि जब मानो रात दिन मेहनत करने के लिए तैयार होती है और वह यह कोशिश करती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बचत करेंगे और एक घर के लिए ईंट जुगाड़ करेंगे, वह अलग से ईंट पाथती भी है, रात को वह लगाती भी है, लेकिन रात के अंधेरे में उसके कच्ची पाथी गई ईंटों को तोड़ दिया जाता है। और वो बिल्कुल कहानी का अंत है, वहाँ वो परेशान हो जाते हैं, मानो बहुत रोने लगती है। तो सुकिया उसका हाथ पकड़ के कहता है कि चल
अब ये हमारा घर कभी बनने नहीं देंगे। देखिए, ठीक ऐसी ही समस्या इसके पहले घर बनाने का सपना जो एक दलित मजदूर का होता है, उसको लेकर के जगदीश चंद्र ने बहुत अच्छा उपन्यास लिखा था 1970-72 में, धरती धन्ना अपना। जी। ठीक वैसी संवेदना को लेकर के बड़ी मर्मस्पर्शी कहानी यहाँ ये खानाबदोश लिखी गई है। इसमें मजदूर की श्रम सौंदर्य को दिखाया गया है। मजदूर बेईमानी से धन कमा करके अपना घर या अपनी इच्छा पूरी नहीं करना चाहता है, जो पूंजीवादी वर्ग के लोग करते हैं। उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, उसका सीधा रास्ता है कि वह परिश्रम करेगा, ईमानदारी से पैसे कमाएगा और उस ईमानदारी के कमाई से ही अपने सपनों को पूरा करेगा। ये मजदूर के जीवन की बड़ी खूबसूरती है और उसके लिए वह जो श्रम करता है, दिन रात जुटा रहता है, जिसको कहते हैं कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, वह सब एक मानव जीवन का बहुत ही श्रम जनित सौंदर्य पैदा करता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने दलित की पीड़ा और साथ ही साथ मजदूर की पीड़ा को इस तरह से घुला मिला करके प्रस्तुत किया है कि वह बहुत ही प्रभावशाली हो गया और कहानी बहुत ही मर्मस्पर्शी बन पड़ी है। जी जी। और जो दिन भर परिश्रम करने के बाद मजदूर जब शाम में इकट्ठा होते हैं और नहाते हैं, अपना बदन साफ करते हैं, मिट्टी की जो उनके शरीर पे लगी हुई है, और उसके बाद जब वो खाना बनाने का चित्रण है वो भी बहुत ही मर्मस्पर्शी है, वो आपने ध्यान दिया होगा। जी। मैं ये जानना चाह रही थी कि इस कहानी में दो बहुत प्रमुख पात्र हैं। एक तो मानो है जो सुखिया की पत्नी है, इसके अलावा इसमें किसनी एक पात्र है। इन दोनों स्त्री पात्रों को लेकर इस कहानी के संदर्भ में आपकी क्या राय है, ज़रा उस पर प्रकाश डालिए। देखिए, स्त्री चाहे दलित समाज की हो या किसी अभिजन समाज की जी, स्त्री हमेशा शोषित होती रही है। श्रम के स्तर पर भी शोषित होती है और यौनिकता के स्तर पर भी शोषित होती है, उसका यौन शोषण भी होता है। और इसमें स्त्री स्त्री नहीं रह जाती, वह एक भोग्य वस्तु के रूप में परिणत हो जाती है। यह स्त्री जीवन की भारतीय संदर्भों में एक बहुत बड़ी विडंबना है। वाल्मीकि जी इसको रेखांकित करते हैं। और किसनी जिस पृष्ठभूमि से आई है वह अभावों की पृष्ठभूमि है। वहाँ जर्जरता है, वहाँ इच्छाएं, छोटी छोटी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। इसलिए किसनी जब भट्ठा पर काम करने आती है तो उसके रूप और सौंदर्य पर सूबे सिंह मोहित हो जाता है और वह उसका यौन शोषण करना चाहता है। बदले में किसनी को साबुन मिलता है नहाने को, जो किसी मजदूर को वहाँ उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही साथ उसे ट्रांजिस्टर मिलता है। सूबे सिंह उसे शहर में दैहिक शोषण के लिए ले जाता है, तरह तरह के कपड़े उसके पास होते हैं, सब कुछ होता है। तो इसमें किसनी की पृष्ठभूमि जिम्मेदार है। वह इतने अभाव में पली है, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा नहीं है मानव की तरह कि वह इस तरह की चीज़ों के साथ समझौता ना कर सके। लेकिन डॉक्टर साहब, कहानी में जो दूसरी स्त्री पात्र, महत्वपूर्ण स्त्री पात्र है मानो, वो भी उन्हीं अभावों से पल के आई है। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ। उसकी मनःस्थिति इस शोषण के प्रति दूसरी है, वो इसको स्वीकार नहीं करती है। जी, मैं बिल्कुल यही बता रहा हूँ कि मानो की जिस तरह से दृढ़ इच्छा शक्ति है, मानो बहुत ही समझदार स्त्री है। वह छोटे छोटे लुभावने में या लुभावनी चीज़ों पर ढल जाने वाली स्त्री नहीं है। ऐसे ही स्त्री नायिकाएं बनती हैं। नायिका हर कोई नहीं बन जाता है। नायिका बनने के लिए थोड़ी सी विशिष्टता चाहिए, वो चारित्रिक दृढ़ता चाहिए, मानो उसका प्रतीक है। लेकिन वास्तव में होता क्या है समाज में, ये तो किसनी के माध्यम से ही आता है। हर कोई उस जाल को तोड़ नहीं पाता है। देखिए, अर्थशास्त्र का एक बहुत पुराना नियम है कि कोई देश गरीब इसलिए होता है कि वह गरीब है। ठीक ऐसे ही बात होती है कि कोई विचलन का शिकार इसलिए होता है क्योंकि वो अभावों का शिकार है। किसनी जैसे लोग साधारण रूप से, सामान्य रूप से अभावों की दुनिया से आए हुए लोगों के विचलन को दर्शाता है। लेकिन उस विचलन को तोड़ करके, उस घेरे को तोड़ करके एक आदर्श, एक मूल्य जो स्थापित कर सके, वो मानो जैसी स्त्रियां करती हैं। इसलिए मानो, जैसे प्रेमचंद ने जालपा को कहा था कि वह आधुनिक भारत का उगता हुआ नारित्व है, मैं जोर देकर यहाँ कहना चाहता हूँ कि किसनी जैसी दृढ़ प्रतिज्ञ, चरित्रवान और श्रम में विश्वास करने वाली ईमानदार
दलित स्त्री आज 21वीं सदी के भारत का उगता हुआ नारित्व है। जी, मानव के संदर्भ में जी, आपने मानव कहा। के संदर्भ में वह बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। जैसे प्रेमचंद ने धनिया जैसे पात्र को पैदा किया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने मानव जैसे स्त्री चरित्र को गढ़ा है, अच्छा डॉक्टर जो साहब, वहाँ 21वीं सदी पे- का आदर्श हो जी सकते जी, हैं। बहुत अच्छा। ये सुकिया और मानो जब वहाँ काम करते हैं तो जी। बीच में एक और पात्र वहाँ प्रवेश पाता है, जसदेव नाम का। तो उसके आने से घटनाक्रम में क्या बदलाव आता है और वो कौन सी घटना घटती है जिसके कारण मतलब एक और नया पक्ष कहानी में उभरता है, जाति को लेकर या वर्ण को लेकर? उस पर थोड़ा सा बात करें। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। इस कहानी में कई बातों को ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने गुंफित किया है, मिलाया है। उसमें इसका ये पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में मार्क्सवादी और अम्बेडकरवादी विचारधारा को लेकर जो साहित्यकार लिखते हैं, रचते हैं या समाज की व्यवस्था के बारे में विचार करते हैं, जी। उसमें यह एक द्वंद्व देखा गया है कि वर्ग ही वर्ण है कि वर्ण ही वर्ग है। मार्क्सवादी चिंतक यह मानते हैं कि वर्ग में ही वर्ण समाया हुआ है, जबकि बाद के जो हमारे अम्बेडकरवादी दलित चिंतक आए, उन्होंने महसूस किया कि वर्ग में वर्ण तो है लेकिन वर्ण समाया हुआ नहीं है, उसकी भी एक अलग इयत्ता है और उसके कारण उसका एक अलग व्यवहार देखा जाता है समाज का उसके साथ। भारतीय संदर्भ में वो एक अलग जी, सच्चाई है भारतीय जिसको संदर्भ में स्वीकारना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं लेकिन आप। यहाँ पर जसदेव का जो पात्र है, जसदेव पात्र है, वो जब पहली बार मानो की मदद के लिए जी, पिटता है सूबे सिंह से, जी। तो उस समय क्या कारण होता है, क्यों वो उसकी मदद करने के लिए जाता है? और बाद में फिर वो एक सवाल पर कि रोटी चूंकि एक दलित स्त्री ने बनाई है, नहीं खाना है, तो उसका मन बिल्कुल बदल जाता है। तो इस मनस्थिति के बदलने के पीछे क्या कारण है? जी, यही इसी की ओर मैं इंगित कर रहा था कि अगर वर्गीय दृष्टि से देखें जी। तो सुकिया, मानो और जसदेव ये जी। दोनों ही सभी लोग मजदूर वर्ग से हैं। हाँ, मानो कहती सर्वहारा भी है वर्ग कि से वो हैं। तो जैसे मेरे जैसा मजदूर मेरे है। जैसा मजदूर है, लेकिन भट्टे पे। जसदेव जाति से बाभन है। जी। वह जब सूबे सिंह से टक्कर लेने जाता है, या यूं कहें कि मानो को बचाने के लिए वह खुद सूबे सिंह के सामने जाता है कि सूबे सिंह मानो के साथ कोई बदतमीजी ना कर पाए, जी। लेकिन सूबे सिंह उस पर आक्रामक लेकिन हमला सर कर देता वहाँ पे है। वो उसकी जातीय चेतना प्रबल नहीं होती है जब हाँ, जसदेव जाता है। मैं इसको आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, जी। थोड़ा इसको देखिएगा, लेयर दर लेयर देखिए, जी। चरण दर चरण देखना है। जी। तो पहले जब लोग एक ही स्थिति में होते हैं तो उनमें एक साहचर्य जनित भाव होता है। जी। उनको लगता है कि जैसे तुम मजदूर वैसे हम मजदूर। तो जसदेव को भी ऐसा लगा था और मानो सुकिया को भी एक ही लगा था। अच्छा, उनकी नज़दीक का कारण ये भी था कि दोनों ही ईंट पाथने के काम में एक दूसरे के सहयोगी थे। जी। तो एक सहज स्वाभाविक संबंध उनका, नज़दीकी नैकट्य उनका बन गया था। लेकिन जब सूबे सिंह हमला करता है जसदेव के ऊपर, तो जसदेव घबरा जाता है, जी। डर जाता है। एक तो उस सूबे सिंह के अत्याचार का डर है उसके ऊपर। दूसरे, देखिए समाज इसी रूप में जिसको कहते हैं एलियनेशन करना, अलगाव करना। अब सूबे सिंह का जो एक तरह से हम कहें दलाल है, ठेकेदार असगर, वह असगर फोड़ता है उसको कि तुम तो बाभन हो, तुम इस चक्कर में क्यों पड़ गए। तो मजदूरों की एकता को जाति के नाम पर जो तोड़ने वाले दलाल हैं और सामाजिक प्रक्रिया है, इस पर इतनी पैनी दृष्टि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दी है, वो अद्भुत है। मुझे लगता है कि इतनी गहरी दृष्टि मार्क्सवादी प्रगतिशील कथाकारों में भी नहीं है। तो इस ढंग से जसदेव और मानो के संबंध को समझना चाहिए। जानबूझ करके वह समाज फूट डालने के लिए उसको बाभन बनाता है और उसको दलित बनाता है, जबकि दोनों एक ही वर्ग के एक जैसी स्थितियों में हैं। जी जी, बहुत अच्छा विश्लेषण किया। बस एक पक्ष की ओर आपका और ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि इसमें कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो वाल्मीकि जी ने बहुत ही सुंदर सुंदर बिंब प्रस्तुत किए हैं। जी जी। तो उनके जो कहानी का शिल्प पक्ष है उस पर जरा आप अपनी राय थोड़ा जाहिर करें तो अच्छा रहेगा। इसको मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है, मैं बिल्कुल इसको संकोच नहीं करता हूँ कि ओम प्रकाश वाल्मीकि बिल्कुल हमारे समकालीन समय के प्रेमचंद हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो प्रेमचंद की तरह लिखते हैं, मतलब वस्तु उनकी प्रेमचंद की तरह है। उनके कहने का अंदाज, जीवन को परखने की चीज़,
जो जमीन से जुड़ाव प्रेमचंद का रहा, ओम प्रकाश वाल्मीकि का उससे कम गहरा नहीं रहा है। तो जो देखते हैं उस देखे को संवेदना में ढाल करके एक कहानी का मूर्त रूप देना एक बड़े कलाकार का काम है जी। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने वातावरण को, जीवन की स्थितियों को, उससे जुड़ी हुई संवेदनाओं को बहुत ही करीब से देखा था और वो बिरले का कथाकार हैं जो परिस्थिति और संवेदना दोनों को मिला करके कहानी प्रस्तुत करते हैं। इसलिए भाव और शिल्प, इसका मणिकांचन योग उनकी इस कहानी में मिलता है और ये कहानी हिंदी कहानी की मील की पत्थर है। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा विश्लेषण किया सर आपने और मुझे उम्मीद है कि हमारे साथियों को इससे ज़रूर मदद मिलेगी। आप हमारे बीच में आए और हमें अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि और उनकी कहानी खानाबदोश पर यह चर्चा देखी और सुनी। चर्चा के उपरांत आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न और जिज्ञासाएं स्वतः ही उनका समाधान हो गया होगा। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न और जिज्ञासा हो तो अपने साथियों से चर्चा करें और अपने गुरुजनों से संवाद स्थापित करें। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में हम किसी अन्य लेखक और उनकी रचना के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।